Hello future doctors, welcome to my channel on Biology Earth. In this video, we are going to start chapter number 2 because chapter 1 is in deleted portion because of corona pandemic. If it's joined, then we also explain chapter number 1. यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को। हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका मतलब होता है जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं उसे हम पढ़ेंगे। सभी प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ ही प्लांट्स के ग्रुप फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम यदि बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स आ जाएंगे और इन प्लांट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट ग्रुप है थैलोफाइटा, सेकंड ग्रुप है ब्रायोफाइटा, थर्ड ग्रुप है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। जो इन ग्रुप में सिर्फ एंजियोस्पर्म ही फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी चैप्टर में हमें सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ना है। क्या हम लकी हैं कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं? तो हम लकी हैं कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स फ्लावर बनाएंगे और हमारे लिए फ्लावर इम्पॉर्टेंट है। जब प्लांट्स को अधिक समय तक देखते हैं तो हमें बहुत इन्जॉयमेंट होता है और जो प्लांट से सैंड की तरह खुशबू आती है वह हमें अट्रैक्ट करती है और उसका रिच कलर हमें अट्रैक्ट करता है। यह सभी प्रॉपर्टीज़ हेल्प करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लांट्स में फ्लावर हमारे लिए ही नहीं रहते हैं, वह इसलिए रहते हैं ताकि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सभी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट्स में डाइवर्सिटी रहती है। इस तरह यदि हम बात करें फ्लावर की तो वह भी डाइवर्स रहते हैं। किसी प्लांट में फ्लावर छोटा रहता है तो किसी भी रहता है। फ्लावर के पार्ट्स को हम फ्लोरल पार्ट बोलते हैं, जैसे पेटल, स्टेमन, सेपल, कार्पल, और यह पार्ट भी हम हर प्लांट्स में डिफरेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की, तो उसमें सबसे पहले फ्लावर आएगा, फिर उस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उससे यह पक्का हो जाएगा कि फ्रूट्स और सीड्स बनेंगे। इस चैप्टर में हमें प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी का पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। अब हम सबसे पहले फ्लावर को पढ़ेंगे। बहुत लंबे समय से ह्यूमन बीइंग का प्लांट से रिलेशनशिप है। फ्लावर हर जगह यूज़ किए जाते हैं, सोशल, रिलीजियस, डेकोरेशन, वेडिंग और बहुत सारी जगह भी। और ह्यूमन अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए भी फ्लावर का यूज़ करते हैं, जैसे लव, हैप्पीनेस और सैडनेस में भी। यदि हम बात करें बायोलॉजिस्ट की, तो उनके लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल सरप्राइजिंग है, क्योंकि प्लांट्स स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि प्लांट्स रिप्रोडक्शन फ्लावर में होता है, वह सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है और सीड से एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है और इस एम्ब्रियो से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। आपने पहले भी फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। यह डायग्राम आपकी मदद करेगा कि फ्लावर के पार्ट्स के नेम याद करने में। इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि एंथर, फिलामेंट्स यह प्लांट में मेल पार्ट्स हैं। इसे हमें स्टेमेन या एंड्रोशियम भी कहते हैं। फिर हमें स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी है जो प्लांट्स के फीमेल पार्ट्स हैं, इसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। और यहाँ पर पेटल दिख रहा है, इस पेटल के कलेक्शन से हम कोरोला कहते हैं। और सेपल भी है, सेपल के कलेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। हम एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कैलिक्स। तो यह फ्लावर के सबसे बाहर प्रेजेंट रहता है, जो छोटे यूनिट से बना रहता है
इस छोटी यूनिट को हम सेपल कहते हैं। सेपल ग्रीन कलर का होता है जो लीफी टेक्सचर की तरह होता है। इससे काम होता है प्रोटेक्शन करना इनर फ्लावर पार्ट्स को। फिर सेकंड आता है कोरोला। यह फ्लावर के सेकंड वॉल्व होती है। यह भी कई यूनिट से बनी होती है जिसे हम पेटल कहते हैं। इसके कोई कलर भी नहीं होता है। इसका काम होता है पॉलिनेशन का जो अट्रैक्ट करता है। और थर्ड आता है एंड्रोशियम। यह प्लांट का मेल पार्ट है। यह भी कई यूनिट से बना होता है। इस यूनिट को हम स्टैमेन कहते हैं। फिर फोर्थ आता है गाइनोशियम। यह फ्लावर की लास्ट वॉल रहती है, यानी कि लास्ट लेयर एक प्रकार से बोल सकते हैं। प्लांट का फीमेल पार्ट रहता है। यह भी कार्पल की छोटी छोटी यूनिट से बना होता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का लेक्चर 2 में स्वागत करता हूं। यदि लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर देख लीजिए। आज हम इस लेक्चर में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेमन। तो जो स्टेमन रहता है वह 3 पार्ट्स का बना होता है। तो फर्स्ट रहता है फिलामेंट, सेकंड रहता है एंथर और थर्ड रहता है कनेक्टिव। फिलामेंट लॉन्ग स्टॉक है स्टेमन की। तो सबसे पहले एंथर कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो वह प्रेजेंट रहता है फिलामेंट्स की टिप पर। और इस एंथर में आपको 2 लोब्स रहते हैं जो कनेक्ट रहते हैं। हर लोब में 2 चैम्बर्ड रहते हैं। उसे हम थीका कहते हैं और जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे एंथर में 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब वह मैच्योर हो जाते हैं तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हर एंथर लोब फ्यूज़ करके वे कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल चैम्बर्ड में, जिसे हम थीकस भी कह सकते हैं। और ऐसे एंथर को हम डायथीकस एंथर कहते हैं। और कुछ फैमिली ऐसी भी है जिनके एंथर मोनोथीकस भी हैं। तो उनका क्या, जैसे कि तो ऐसे केस में एंथर के पास एक लोब होता है जिसके पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया भी रहते हैं और जो मैच्योर होने पर वर्क चैम्बर में हो जाते हैं फ्यूज़ होने पर। यहाँ पर हमारा स्टेमन खत्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार माइक्रोस्पोरेंजियम का यूज़ हो रहा है, ये क्या है और यह कैसे बनता है। तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब हम एंथर के ट्रांसफर सेक्शन को देखेंगे तो यह हमें सर्कुलर आउटलाइन के पास दिखता है और यह 4 लेयर वॉल के कवर रहते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिडियम। जो बाहर की 3 लेयर रहती है वह प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है और एंथर को हेल्प करती है पोलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए। और इनर ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। और टेपिटम की सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहता है। जब एंथर यंग रहता है और होमोजीनस सेल्स के ग्रुप को हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं जो ऑक्यूपाइज करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को। अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ते हैं। जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स मियोटिक डिविजन्स के लिए जाते हैं ताकि वह माइक्रोस्पोर टेट्रास बना सके। जो स्पोरोजीनस टिश्यू के हर सेल्स कैपेबल हैं कि वह एक न्यू माइक्रोस्पोर टेट बना सके। और
पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को, इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरो अरेंज रहते हैं टेट्रास के फॉर्म में, और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वैसे ही माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से, वह पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड होते हैं जो रिलीज होते हैं एंथर के डिहाइसेंस पर। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में आज हम पोलन ग्रेन्स को पढ़ेंगे। यदि आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोलन ग्रेन्स क्या होता है? तो पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है मेल का वह पार्ट जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेता है। अगर हाइबिस्कस के खुले हुए एंथर को अपने हाथों में ले तो वह एक पाउडरी सब्सटेंस अपने हाथ में आ जाता है, उसी को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन स्फेरिकल शेप के होते हैं। जनरली इनका साइज़ 25 to 50 माइक्रोमीटर्स का होता है। यह 2 लेयर से बना होता है। आउटर लेयर हार्ड होती है, उसे हम एक्साइन कहते हैं। यह स्पोरोपोलोनिन से बनी होती है। यह हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली को भी सहन कर सकती है। अभी तक ऐसा एंजाइम नहीं पाया गया है जो स्पोरोपोलोनिन को डिस्ट्रॉय कर सके। पोलन ग्रेन के एक्साइन में एक अपर्चर रहता है जिसे हम जर्म पोर्स कहते हैं, और जहाँ पर पोलोनिन एब्सेंट रहता है। पोलन ग्रेन को प्रिजर्व्ड किया जा सकता है सिर्फ स्पोरोपोलोनिन की वजह से। एंड इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन को हम एंटाइन कहते हैं। यह एक थिन लेयर होती है, इसमें जर्म स्पोर प्रेजेंट नहीं होते हैं और यह बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से। पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन से कवर होता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तब उसमें 2 लेयर पाई जाती है, पहली वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स साइज़ में बड़ी होती है, वहाँ पर फूड भी पाया जाता है और इसका शेप इर्रेगुलर होता है। और जनरेटिव सेल्स साइज़ में छोटी होती है। यह वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। इसमें एक न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। एंजियोस्पर्म के 60% पोलन ग्रेन इन्हीं 2 सेल स्टेज से जड़ते हैं। अदर रिमेनिंग 40% स्पेसिस उसमें जेनरेटिव सेल्स माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं, जिससे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले कुछ स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन से कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है और रेस्पिरेटरी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें, कैरेट ग्रास जो इंडिया में आ गई थी वीट के इंपोर्ट करने के समय, वह भी पोलन ग्रेन की एलर्जी को कॉज करती है। पोलन ग्रेन न्यूट्रिशन रिच होते हैं, इसलिए पीपल इनकी टेबलेट का यूज़ भी करते हैं क्योंकि यह न्यूट्रिशन रिच होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो पोलन ग्रेन्स के कई प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जैसे टेबलेट, साइरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। पोलन ग्रेन का यूज़ रेस हॉर्स भी करते हैं ताकि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस हो सके। पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले उन्हें स्टिग्मा में जाना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। हर प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स का यूज़ करने का समय अलग अलग होता है, जैसे राइस और वीट। पोलन ग्रेन्स के 30 मिनट होने के बाद ही अपनी विएबिलिटी कम हो जाती है और कुछ प्लांट्स कई मंथ तक विएबिलिटी रहती है। पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में कई सालों तक स्टोर किया जा सकता है। इस स्टोर्ड पोलन
को पोलन बैंक की तरह यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा पोलन ग्रेन्स खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 5। आज हम इस लेक्चर में मेगा स्पोरोजेनेसिस, पिस्टल और एम्ब्रियोसेक को पढ़ेंगे। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर देख लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइनोशियम वन पिस्टल भी कंसिस्ट कर सकता है, जिसे हम मोनोकार्पल कहते हैं, और यदि एक से ज़्यादा पिस्टल हो तो उसे हम मल्टीकार्पल कहते हैं। और जब पिस्टल एक से ज़्यादा होते हैं तो वह आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम सिनकार्पस कहते हैं, और यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। हर पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला रहता है स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल और थर्ड है ओवरी। तो स्टिग्मा क्या होता है? जब पोलन ग्रेन्स अदर प्लांट से आते हैं तो वह जहाँ लैंड करते हैं उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। अब हम स्टाइल को देखते हैं। स्टाइल एक पतला और लंबा पार्ट होता है जो स्टिग्मा के नीचे होता है, और जो बेसल्स में फैला हुआ रहता है पिस्टल का, उसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी भी पाई जाती है, और जो प्लासेंटा रहता है वह भी ओवेरियन कैविटी के अंदर ही होता है। ओवरी के अंदर से ही मेगा स्पोरेंजिया अराइज होते हैं, जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं, और ओव्यूल्स की मात्रा ओवरी में एक भी हो सकती है। जब हम ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो अब हम ओव्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ओव्यूल्स एक छोटा स्ट्रक्चर है जो अटैच रहता है प्लासेंटा से स्टॉक की हेल्प से, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। और ओव्यूल की बॉडी जब फ्यूनिकल के साथ फ्यूज़ होती है उसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम ही रिप्रेजेंट करता है कि ओव्यूल्स और फ्यूनिकल के जंक्शन को हर ओव्यूल के पास 1 से 2 प्रोटेक्टिव एनवलप रहते हैं, जिसे हम इंटीग्मेंट ओव्यूल को कवर करके रखता है। केवल ऊपर की साइड जहाँ पर स्मॉल ओपनिंग रहते हैं, जिसे हम माइक्रोफाइल कहते हैं, और माइक्रोफाइल के अपोजिट साइड में चालाजा होता है। ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्मेंट के अंदर मास ऑफ सेल्स भी रहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेल्स की न्यूक्लियस में ही पहले से खाना स्टोर रहता है, जो ओव्यूल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और न्यूक्लियस में एम्ब्रियोसेक्स और फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट रहता है। हर एक ओव्यूल में सिर्फ एक एम्ब्रियोसेक रहता है, जो मेगा स्पोर्स के रिडक्शन डिवीज़न की प्रोसेस से बनता है। अब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ते हैं। मेगा स्पोरो को बनाना मेगा स्पोर मदर सेल से, उसे ही हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यह बड़ी सेल्स होती है जो डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रखता है। एमएमसी में माइटोटिक डिवीज़न होता है और मियोसिस से 4 मेगा स्पोर्स बन जाते हैं। यहाँ पर हमारा यह लेक्चर ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लेक्चर नंबर 6 में स्वागत है। इस लेक्चर में हम फीमेल गैमेटोफाइट्स को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम गैमेटोफाइट्स के बारे में ज़्यादातर जो प्लांट्स रहते हैं उसमें एक मेल मेगा स्पोर्स फंक्शनल होता है और 3 जनरेट हो जाते हैं। सिर्फ फंक्शनल मेगा स्पोर ही फीमेल गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट या डेवलप होते हैं। ये 4 मेगा स्पोर से ही एम्ब्रियोसेक बनता है, जिसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियोसेक को डिटेल में पढ़ेंगे। जो फंक्शनल मेगा स्पोर रहता है उसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियाई में।
जो अपोजिट्स पोल्स में मूव करता रहता है, जिसे एम्ब्रियो सेक को ट्यू न्यूक्लिएटेड हो जाता है। इसके बाद और माइटोटिकली डिवीज़न होता है जिससे 4 न्यूक्लिएट हो जाता है। फिर एको डिवीज़न के बाद 8 न्यूक्लिएट हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ अभी न्यूक्लियर से ही माइटोटिकली डिवीज़न हो रहा है, अभी सेल्स वॉल नहीं बनी है, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद सेल वॉल फॉर्म नहीं होती है। 8 सेल स्टेज के बाद सेल वॉल आ जाती है, जिससे हमें एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं। 8 न्यूक्लिया में से 6 न्यूक्लियाई सेल वॉल से सराउंडेड हो जाते हैं और सेल वॉल में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। बची हुई 2 न्यूक्लियाई को हम पोलन न्यूक्लियाई कहते हैं, जो सिचुएटेड रहती है एग एपेरेटस के नीचे। एम्ब्रियो सेक के अंदर सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। माइक्रोपाइलर 3 सेल्स ग्रुप हो जाते हैं और एग एपेरेटस बना लेते हैं। एग एपेरेटस में भी 3 सेल्स होती है, जिसमें से 2 सेल्स को हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं और 1 सेल्स को एग सेल्स कहते हैं। सिनर्जिड्स के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं माइक्रोपाइलर के ऊपर, जिसे हम फिलफॉर्म एपेरेटस कहते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट प्ले करती है पोलन चिप को गाइड करने में। सिनर्जिड में और 3 सेल्स चालाजल एंड पर ग्रुप बना लेती है, जिससे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और जो लार्ज सेंट्रल सेल्स रहते हैं उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियर रहते हैं और एम्ब्रियो सेक में टोटल 8 न्यूक्लिएट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का लेक्चर 7 में स्वागत है। आज हम पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है जो एंथर से स्टिग्मा पर होता है, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हमें पोलन ग्रेन कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो पोलन ग्रेन 3 प्रकार के होते हैं, ऑटोगेमी, जेटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। पहले हम ऑटोगेमी को पढ़ते हैं। ऑटोगेमी में पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र भी सेम फ्लावर पर ही होता है। एक नॉर्मल फ्लावर में जो ओपन है, जिसमें एंथर और स्टिग्मा सभी को दिखाई रहे हैं, तो उस फ्लावर को हम ऑटोगेमी रेयर कंडीशन में होते हैं। और अगर प्लांट्स ओपन है, उसे ऑटोगेमी होना है, तो उसे उस कंडीशन में जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज़ हो उसी समय स्टिग्मा भी उसे रिसीव कर इस प्रोसेस को हम सिनकोरोनी कहेंगे। और स्टिग्मा और एंथर भी पास होना चाहिए ताकि ऑटोगेमी हो सके। ऑक्सिल्स और कॉम्बलिंग ये 2 प्रकार के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला है चेस्मोगेमस फ्लावर, जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। दूसरे हैं क्लाइस्ट्रोगेमस, इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज यानी दिखाई नहीं देते हैं। इसमें एंथर और स्टिग्मा पास रहते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। तो क्लाइस्ट्रोगेमस फ्लावर ऑटोगेमस होंगे और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है। और जो दूसरे प्लांट्स का एंथर है वह क्लाइस्ट्रोगेमस के स्टिग्मा पर कभी भी नहीं आ सकते हैं। क्लाइस्ट्रोगेमस सीड्स भी प्रोड्यूस करेंगे पॉलिनेशन की एब्सेंस में भी। अब हम गाइटेनोगेमी को पढ़ते हैं। गाइटेनोगेमी में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना सेम फ्लावर के एंथर प्लांट के स्टिग्मा पर। यदि हम देखें जाए तो गाइटेनोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि एक पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है, बट यह जेनेटिकली ऑटोगेमी ही होता है, क्योंकि पहला प्लांट के जीन और दूसरे प्लांट्स के जीन सेम रहते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन सेम प्लांट्स के हैं। अब हम जीनोगेमी के बारे में पढ़ते हैं।
प्लांट्स ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, इसमें हम प्लांट्स के अलग अलग होते हैं। यही एक पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें पॉलिनेशन के समय जेनेटिक डिफरेंस आते हैं। अब हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? प्लांट्स में दो एबायोटिक रहते हैं जो जिंदा नहीं रहते हैं, जैसे विंड्स और वाटर, और एबायोटिक यानी जो जिंदा रहते हैं जैसे कि एनिमल्स। ये सभी पॉलिनेशन में एक एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। ज़्यादा प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं, बहुत ही कम प्लांट्स ही एबायोटिक का यूज़ करते हैं। विंड्स और वाटर में पोलन ग्रेन का कांटेक्ट होना स्टिग्मा से, यह एक चांस फैक्टर है। इससे पोलन ग्रेन का लॉस होता है, और तो इसकी भरपाई करने के लिए प्लांट्स पोलन ग्रेन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जो विंड से पॉलिनेशन होता है उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। विंड पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन का हल्का होना और नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि वह विंड से ट्रांसफ़र हो सके। उनमें स्टेमन भी खुले होते हैं जिससे स्टेमन से पोलन ग्रेन आसानी से डिस्पर्स हो सके, और पोलन ग्रेन भी ज़्यादा फैदरी होते हैं ताकि आसानी से वह ट्रैप हो सके। और विंड पॉलिनेशन प्लांट में सिंगल ओव्यूल ही पाया जाता है। हर एक ओवरी में कई फ्लावर पाए जाते हैं गुच्छे के फॉर्म में। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉम यानी कि मक्का। और विंड पॉलिनेशन ज़्यादातर ग्रास में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में आज हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को पढ़ेंगे। लेक्चर 7 में हमने पॉलिनेशन बाय विंड्स कंप्लीट किया था। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां जाकर देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर बहुत ही रेयर फ्लावरिंग प्लांट्स में है और यह 30 जेनेरा में ही लिमिटेड है, जैसे मोनोकोटिलीडॉन। इसके विपरीत वाटर मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, जैसे एल्गाई और टेरिडोफाइटा। ऐसा माना जाता है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट होता है, क्योंकि मेल गैमेट्स के ट्रांसफ़र के लिए वाटर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है वाटर पॉलिनेशन के हाइड्रिल्ला, जो फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, और जोस्टेरा, जो मराइन वाटर में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी प्लांट्स वाटर में रहता है वह वाटर पॉलिनेशन ही करे। जैसे हम बात करें वाटर लिली की, तो इसका फ्लावर वाटर लेवल से ऊपर आ जाता है। इसका पॉलिनेशन इंसेक्ट या एयर से हो जाता है, जैसे कि लेंस प्लांट्स में होता है। और वेलेस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल पार्ट्स रहता है वह वाटर की सरफेस पर आ जाता है लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से। जो मेल्स फ्लावर को पोलन ग्रेन रहते हैं वह सरफेस पर रिलीज़ हो जाते हैं, और यह वाटर के करंट की हेल्प से कैरिड होते हैं। इनमें से कुछ पोलन ग्रेन फीमेल प्लांट्स में पहुंचते हैं और कुछ मेल प्लांट्स के पास भी पहुंचते हैं। और अगर हम बात करें सी ग्रासेस की, तो यह प्लांट्स के अंदर ही होते हैं। यह पोलन ग्रेन भी वाटर में रिलीज़ करते हैं। जो इस प्रकार के प्लांट्स रहते हैं वह पोलन ग्रेन लंबे होते हैं और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और इन्हें वाटर के थ्रू भेज दिया जाता है। इनमें से कुछ स्टिग्मा पर पहुंचते हैं पॉलिनेशन के लिए। जो स्पीशीज़ वाटर पॉलिनेशन करती है वह म्यूकोलिजिनियस से कवर रहते हैं ताकि प्लांट्स गीले होने से बच सके। दोनों ही विंड्स और वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और वह नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब हम पॉलिनेशन इन एनिमल्स को पढ़ते हैं। ज़्यादा प्लांट्स एनिमल का ही यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। एनिमल्स एजेंट्स हैं बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, और बैट्स कॉमन पॉलिनेशन एजेंट्स है। और एनिमल इंसेक्ट्स में बीज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पॉलिनेशन के लिए। और लार्ज एनिमल
से भी पॉलिनेशन होता है, जैसे रेप्टाइल, प्राइमेट्स, गार्डन, लिजार्ड एक्सेट्रा। हर एनिमल एडाप्ट रहता है कि वह किसी भी प्लांट्स के साथ पॉलिनेशन कर सके। अब हम पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसे हम एंडोमोफिलिया भी कहते हैं। जो प्लांट्स इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं वह ज़्यादा कलरफुल, रिच नेक्टर और लार्ज इन साइज़ के होते हैं। जब फ्लावर स्मॉल रहते हैं तो वह ज़्यादा गुच्छे के फॉर्म में पाए जाते हैं और यह एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं प्लांट की ओर उसकी फ्रेगनेंस कलर को देखकर। जो प्लांट्स फ्लाइज और बी से पॉलिनेशन होते हैं वह एक बदबू रिलीज़ करते हैं जो इन्हें अट्रैक्ट करते हैं। एनिमल बार बार आते हैं, इसलिए फ्लावर उन्हें रिवॉर्ड भी देते हैं। रिवॉर्ड के रूप में वह नेक्टर या पोलन ग्रेन देते हैं और इस रिवॉर्ड को लेने के लिए एनिमल आते हैं जो एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में भी आते हैं। जब वह एंथर के कांटेक्ट में आएंगे तब उनकी बॉडी पर पोलन ग्रेन कवर हो जाएंगे क्योंकि यह स्टिकी रहते हैं। और जब एनिमल किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो तब उसी समय पॉलिनेशन हो जाएगा। और कुछ स्पीशीज़ के प्लांट रिवॉर्ड के रूप में एनिमल्स को एग लेइंग के लिए जगह देते हैं। जैसे हम बात करें एमोर्फोलस की, जो 6 फुट ऊंचा होता है। ऐसे रिलेशन एक स्पीशीज़ में देखे गए हैं जो एक दूसरे के बिना जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, जिन्हें हम मॉथ्स और यूका कहते हैं। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो बिना पॉलिनेशन के भी रिवॉर्ड ले लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम नेक्टर रॉबर कहते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हेलो मेडिकोज, आप सभी का क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में इस अध्याय में स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर में आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को पढ़ा था। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख लीजिए। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है? कुछ डिवाइस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इसे रोकने के लिए जो प्लांट्स टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम हेरेमोफोरोडाइट कहते हैं। मतलब पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों इसी प्लांट्स में होते हैं। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने से प्लांट्स के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स वो दबने लग गए हैं, यानी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लग गया है। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर देते हैं उन्होंने कई डिवाइस बना रखे हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाया जाए। कुछ स्पीशीज़ में पोलन ग्रेन्स के रिलीज़ होते ही स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते। पोलन ग्रेन के रिलीज़ होना और पोलन ग्रेन का एक्सेप्ट करना, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ नहीं होती है। यानी या तो पोलन ग्रेन से रिलीज़ हो जाएगा स्टिग्मा के रिस्पेक्टिव होने से पहले, या स्टिग्मा रेस्पेक्टिव हो जाएगा पोलन ग्रेन के रिलीज़ होने के बाद। और कुछ स्पीशीज़ में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग जगह पर होते हैं, जिससे पोलन स्टिग्मा की कांटेक्ट में नहीं आ सकता। इससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। ये दोनों ही ऑटोगेमी को प्रिवेंट करती है। जो थर्ड डिवाइस है इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए, वह है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी एक दूसरे से मेल ना खाना। यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकता है। यानी सेम फ्लावर होना चाहिए बट डिफरेंट प्लांट से होना चाहिए। और ओव्यूल को फर्टिलाइजेशन से रोकता है। ये पिस्टल में पोलन ग्रेन को ग्रोथ को भी रोक देते हैं। और अदर डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की प्लांट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस ही करें। और यदि मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो सेम फ्लावर पर तो ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट जेनेटोगेमी को नहीं कर सकते। ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी हम प्रीवियस लेक्चर में समझा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पर लिंक दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि प्लांट्स में मेल और फीमेल होंगे
तो ऐसे प्लांट्स को हम डायोशी कहते हैं। यह कंडीशन दोनों को प्रिवेंट करती है, ऑटोगेमी को भी और जेनेटोगेमी को भी। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 10। आज हम इस लेक्चर में पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलन स्टिग्मा पर लैंड होते हैं और स्टिग्मा पर एक्टिविटी होती है, जिसे हम पोलन स्टिग्मा इंटरैक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट टाइप के पोलन ग्रेन से ही पोलिनेशन हो सकता है, कभी कभी रॉन्ग पोलन ग्रेन से होते हुए भी पोलिनेशन हो जाता है। पोलन ग्रेन जो दूसरी स्पीशीज से होते हैं या सेम प्लांट के होते हैं, वह भी स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। पिस्टल के पास ये एबिलिटी रहती है कि वह पोलन ग्रेन को पहचान सकता है कि वह राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का। राइट टाइप को हम कंपैक्टिबिलिटी कहते हैं और रॉन्ग टाइप को हम इनकम्पैक्टिबिलिटी कहते हैं। यदि पोलन ग्रेन राइट टाइप का होगा तो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगा और उसे पोस्ट पोलिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा, और जो रॉन्ग पोलिनेशन होगा उसे पिस्टल रिएक्ट कर लेगा। ये दो तरह से होता है। पहला, पोलन को जर्मिनेशन होने से रोकेगा स्टिग्मा पर, और दूसरा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टॉप कर देंगे। ये पोलन ग्रेन और पिस्टल में जो इंटरेक्शन होता है, क्योंकि पिस्टल और पोलन ग्रेन एक केमिकल कंपोनेंट रिलीज़ करते हैं। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे पिस्टल्स या पोलन ग्रेन फाउंड किए हैं जो इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होता है। हमें पता है कि जो कंपैक्टिबिलिटी पोलिनेशन होता है उसमें पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं और जर्मिनेट्स होते हैं, और वह पोलन ट्यूब बनाते हैं। जंप पोर से जो भी कॉन्टैक्ट पोलन ट्यूब में रहता है वह पोलन ट्यूब में मूव होंगे। पोलन ट्यूब स्टिग्मा के टिश्यू से और स्टाइल से ओवरी तक पहुंच जाता है। आपको याद होगा कि कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन 2 सेल्ड शेप्ड के होते हैं। पहला वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा जनरेटिव सेल्स। ऐसे प्लांट्स को जनरेटिव सेल्स 2 मेल्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तब पोलन ट्यूब स्टिग्मा पर ग्रो कर रही हो। कुछ प्लांट्स पोलन को 3 सेल्ड कंडीशन उस समय शेड करते हैं। उस प्लांट्स में पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं। पोलन ट्यूब ओवरी में रीच होने पर वह ओव्यूल में एंटर करता है माइक्रोफाइल के थ्रू, और जो फिलफॉर्म apparatus की हेल्प से सिनर्जिड्स एंटर कर दिए जाते हैं। जो फिलफॉर्म apparatus रहते हैं वह प्रेजेंट रहते हैं माइक्रोपाइलर पार्ट पर, जिनका काम सिनर्जिड सेल्स का पोलन ट्यूब में एंटर करवाना होता है। ये सभी इवेंट्स ही पोलन ग्रेन इंटरैक्शन कहलाते हैं। यह एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जिसमें पहले पोलन को पहचाना जाता है, उसके बाद उसे प्रमोट किया जाता है। ये जो हमने पढ़ा वह प्लांट्स की ब्रीडर्स को कंपैक्टिबिलिटी पोलिनेशन कहते हैं। उसमें हेल्प करती है। ये ब्रीडर रहता है, वह इंटरेस्टेड रहता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ को क्रॉसिंग के लिए कैरेक्टर में वैरायटी ला सके। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक अच्छी क्रॉप को इम्प्रूवमेंट में करने के लिए यह एक प्रोसेस है। सभी एक्सपेरिमेंट में यह इम्पोर्टेंट है कि जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन है उसी का यूज़ हो। जो पोलन ग्रेन अनवांटेड है उसे हम स्टिग्मा पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसे हम 2 प्रोसेस से पढ़ते हैं। जो पहली, यदि फीमेल पार्ट्स बाइसेक्सुअल हो, पोलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले यदि एंथर को रिमूव कर दिया जाए या फ्लावर बड से, तो इसी स्टेप को हम इमोस्कुलेशन कहते हैं। जिस फ्लावर से एंथर रिमूव किया जाता है उसे हम इमोस्कुलेटेड फ्लावर कहते हैं, जिन्हें हम सूटेबल बैग से कवर करना होता है, जो बटर पेपर से बने होते हैं। स्टिग्मा को अनवांटेड पोलन से बचने के लिए इसी प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं, और जो फ्लावर बैग से कवर होता है वह मैच्योर पोलन ग्रेन को कलेक्ट कर सकते हैं और पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर भेज दिया जाता है।
और फ्लावर को वापस ढक दिया जाता है और फ्रूट्स अलाउ कर दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। यदि फीमेल प्लांट्स यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें एमोस्कुलेटेड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वह बैगिंग करते हैं। जब फ्लावर ओपन होने से पहले ये सारी प्रोसेस की जाती है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर 11 में स्वागत है। इस लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन यह सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाया जाता है। सिनर्जिड्स में इंटर करने के बाद पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट्स रिलीज़ कर देता है। इससे हमें एक सेल्स की ओर जाता है और दूसरा न्यूक्लियस में फ्यूज़ करता है, जिसे हम सिनगेमी कहते हैं, जिससे एक डिप्लॉइड सेल्स बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और दूसरा मेल गैमीट है, वह 2 पोलर न्यूक्लियाई की ओर मूव करता है, जो एम्ब्रियो सेक के सेंटर में पाया जाता है और उनसे फ्यूज़ हो जाते हैं और इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोड्यूस होते हैं। इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यूज़ होते हैं। पहला 1 मेल गैमीट्स और दूसरा 2 सेंट्रल सेल्स। ये तीनों फ्यूज़ करेंगे, इसलिए इसे हम ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे। एम्ब्रियो सेक में 2 टाइप के फ्यूज़न हो रहा है, पहला सिनगेमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूज़न। इसी फिनोमिना को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही पाया जाता है। जो सेंट्रल सेल्स रहती है वह ट्रिपल फ्यूजन्स के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनाती है और एंडोस्पर्म्स में डेवलप हो जाती है और जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। वहाँ एंडोस्पर्म बन रहा था जो 3n क्रोमोसोम्स थे और जाइगोट भी था। आज हम इन सभी डेवलपमेंट्स कैसे होता है यह पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, ओव्यूल का सीड्स मैच्योर होना और ओवरी से फ्रूट्स बनना, इन सभी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। पहला है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का डेवलप एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है। बार बार प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में डिवाइड होता रहता है, जिससे एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाते हैं। इसकी जो सेल्स रहती है वह फूड मटेरियल से फिल्ड रहती है, जो यूज़ होती है डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो में। ज़्यादातर एंडोस्पर्म डेवलप में पेन रहता है। पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, जिससे फ्री न्यूक्लियाई बन सकते हैं। इस स्टेज को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब न्यूक्लियस पर अभी न्यूक्लियस सेल वॉल नहीं है। इसके बाद न्यूक्लियस पर सेल वॉल आ जाती है, जिससे एंडोस्पर्म में सेलुलर हो जाता है। जो फ्री न्यूक्लियर रहते हैं उनके नंबर हर प्लांट में डिफरेंट होते हैं। जो कोकोनट में पानी रहता है वह फ्री स्पर्म रहता है, और जो कोकोनट में वाइट पार्ट रहता है वह सेलुलर एंडोस्पर्म रहता है। एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम्ड हो जाता है एम्ब्रियो के द्वारा। एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट। सीड मैच्योरेशन के पहले या जो सीड मैच्योर हो जाता है उसमें यह बचा हुआ रहता है। अगला टॉपिक है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है माइक्रोपाइलर एंड पर, जहाँ जाइगोट सिचुएटेड रहते हैं। ज़्यादा जाइगोट्स तब बनते हैं जब सर्टेन अमाउंट में एंडोस्पर्म फॉर्म्ड होंगे। यह एडाप्शन इसलिए होता है डेवलप्ड एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके। दोनों के सीड्स अलग अलग होते हैं, लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज सिमिलर रहती है।
जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। डायकोटिलेडॉन में 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और 2 कोटिलेडॉन रहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाली कोटिलेडॉन को एपिकोटिल कहते हैं। वह स्टेम की टिप पर जाकर रुक जाते हैं। कोटिलेडॉन के नीचे वाले भाग को हाइपोकोटिल कहते हैं, जो रूट टिप पर जाकर रुक जाती है। रूट की टिप रूट कैप से कवर होती है। मोनोकोटिलेडॉन भी कोटिलेडॉन में ही पाया जाता है। ग्रास फैमिली के कोटिलेडॉन को हम स्कूटेलम कहते हैं। यह एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में पाया जाता है। रेडिकल और रूट कैप के शीट से कवर होते हैं, जिसे हम कोलेराइजा कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का बैक पोर्शन जो स्कूटेलम से अटैच होता है उसे हम एपिकोटिल कहते हैं। एपिकोटिल से कोलियोप्टाइल भी पाया जाता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट सीड्स। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें डबल फर्टिलाइजेशन से पता चलता है कि सीड एंजियोस्पर्म में फाइनल प्रोडक्ट रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। सीड फ्रूट्स में फॉर्म्ड होते हैं। सीड कंसिस्ट करता है सीड कोट, कोटिलेडॉन और एक एम्ब्रियो। कोटिलेडॉन जो एम्ब्रियो के होते हैं ये सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं। जनरली ये मोटे होते हैं जो फूले होते हैं, क्योंकि यह फूड रिजर्व करते हैं। जो सीड मैच्योर होते हैं वह नॉन एल्बुमिनस होते हैं और एल्बुमिनस भी हो सकते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड में बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं रहता, क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा कंज्यूम हो जाता है। एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट। और एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बचा रहता है, क्योंकि यह एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कंज्यूम नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है वीट, मेज। सीड्स हैं बीट, ब्लैक पेपर, इसमें न्यूक्लियस भी बचा रहता है। सीड में ये जो बचा हुआ न्यूक्लियस है इसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। इंटीगुमेंटल जो ओव्यूल को कवर करते हैं वह टफ सीड कोट में डेवलप हो जाते हैं। माइक्रोफाइल स्मॉल पोरस के रूप में बचा रहता है, जो ऑक्सीजन को इंटर और वाटर को इंटर करवाता है सीड में जर्मिनेशन के दौरान। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है वैसे वाटर रिड्यूस होता है और वह ड्राई सीड हो जाता है। एम्ब्रियो में जो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वह कम हो जाती है। इसी स्थिति के कारण एम्ब्रियो एक स्टेट में चला जाता है जिसे हम डोरमेंसी कहते हैं। उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वह जर्मिनेशन के लिए जा सकता है। जैसे जैसे ओव्यूल सीड में बदलता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप्ड होता है, यह दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। जो ओवरी की वॉल रहती है वह फ्रूट की वॉल बन जाती है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट फ्लैशी भी हो सकते हैं और ड्राई भी। ज़्यादा फ्रूट्स सीड्स के डिस्पर्सल के लिए मैकेनिज्म बनाते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स में फ्रूट्स बनता है ओवरी से, उसी से जो फ्लोरल पार्ट डीजनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ में जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू में थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, जिसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जो फ्रूट ओवरी से बनते हैं उसे हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ज़्यादातर स्पीशीज़ में फ्रूट ही फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट होते हैं। कुछ स्पीशीज़ में फ्रूट्स को डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बिना हो जाता है। ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। एग्जाम्पल है बनाना। ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं। सीड एंजियोस्पर्म को एडवांटेज प्रोवाइड करवाते हैं। सीड वाटर पर डिपेंड होता है। सीड जब कहीं अदर एरिया में जाता है पॉलिनेशन के लिए, वह वहाँ पर पोलन एडाप्ट कर सकते हैं। जो सीड कोट रहती है वह हार्ड होती है, जो यंग एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्ट करती है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के कारण वेरिएशन होते ही हैं, जो डिहाइड्रेशन डोरमेंसी की स्टेज होती है। यह हेल्प करती है स्टोरेज में, नेक्स्ट सेशन में हेल्प करती है। सीड डिस्पर्स होने के बाद कुछ प्लांट्स में कम समय के लिए अलाइव रहते हैं और कुछ ज़्यादा समय के लिए अलाइव रहते हैं। सबसे पुरानी सीड लुपिन है जो 10,000 साल बाद भी जर्मिनेट हो गई थी। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 के लास्ट लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो सीड फर्टिलाइजेशन से बनती है। कुछ प्लांट में एस्ट्रोसिया और ग्रासेस में सीड बिना फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, जिसे एपोमिक्सिस कहते हैं। यह एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम करती है। कुछ स्पीशीज़ में जो डिप्लॉयड एग सेल्स रहती है वह बिना मियोसिस के बन जाती है, जिससे एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। सिट्रस और मैंगो में न्यूक्लियर सेल रहती है। वह एम्ब्रियो सेक को सराउंड करके रखती है। वह डिवाइड होने लगती है, यानी न्यूक्लियस की सेल्स में उनमें डिवीज़न होने लगता है, जिससे वह एम्ब्रियो सेक के अंदर चली जाती है और एम्ब्रियोज में डेवलप्ड हो जाती है। कुछ स्पीशीज़ में एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं, यानी एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना पॉली एम्ब्रियो कहलाता है। जो हाइब्रिड वेराइटीज़ है उन्हें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। हाइब्रिड सीड के साथ एक प्रॉब्लम है, उन्हें हर साल बनाना होता है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जो हाइब्रिड प्लांट है उसके सीड को बना दिया जाए तो जो प्रोजेनी बनेगी वह एक दूसरे से अलग हो जाएगी। वह हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाएगी। हाइब्रिड सीड महंगे होते हैं, इसलिए यह फार्मर के लिए प्रॉब्लम होती है। यदि इस हाइब्रिड को हम एपोमिक्सिस से बनाएं तो बिना फर्टिलाइजेशन के बनाया जाए तो कैरेक्टर अलग अलग नहीं होंगे। इससे हाइब्रिड प्रोजेनी हर साल नहीं बनाना होगी। जो एपोमिक्सिस सीड्स बनेंगे उससे फार्मर सालों साल उसी हाइब्रिड सीड का यूज़ करते रहेंगे, उससे हर साल ख़रीदना नहीं पड़ेगा। एपोमिक्सिस सीड्स इम्पोर्टेंट होती है। लेबोरेटरी में बनाने की प्रोसेस चल रही है, जिससे जो जेनेटिक मैकेनिज़्म है उसे एपोमिक्सिस का समझा जा सके। यहाँ पर हमारा लेक्चर और चैप्टर दोनों समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय एंड टेक केयर।